हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता तिवारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री के सभी टॉपिक्स को एक सीरीज़ की तरह पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन भारत का इतिहास। और मैंने आपको हर एक वीडियो की एंड में हमेशा कहा है कि अगर मैंने किसी भी वीडियो में आपको किसी भी टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं दी है या आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ नहीं बताया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। उसी तरह आज भी हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत पर इन 4 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें है पल्लव वंश, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है वातापी के चालुक्य, फिर है वेंगी के चालुक्य तथा कल्याणी के चालुक्य। उसके बाद है राष्ट्रकूट वंश तथा चोल वंश। माना जाता है कि ये वंश बहुत ही शक्तिशाली वंश हुआ करते थे और इन्होंने दक्षिण भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। अब ये देखिए, मैंने इंडिया के मैप के दक्षिण भाग को ड्रॉ किया है आप लोगों को समझाने के लिए कि उस समय चालुक्य कहाँ कहाँ थे। ये है अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी। यहाँ है वातापी के चालुक्य जो कि तुंगभद्रा नदी के पास है। ये कृष्णा नदी है। ये पल्लव है जो कि दक्षिणी पेनार और कावेरी नदी के पास है। फिर आते हैं चोल, जहाँ से वेराई नदी तंजौर जाती है, तथा पांड्य। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने मैप क्यों ड्रॉ किया, मैंने वैसे मैप में आप लोगों को क्यों नहीं समझाया। लेकिन इसका उद्देश्य यही है कि वैसे मैप में जो है मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ, इसलिए मैं वैसे मैप में समझाने के बजाय मुझे लगा कि आप लोगों को ऐसे मैप की सहायता से ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए। सबसे पहले हम पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्या बात आती है। मेरे मन में तो सबसे पहले ये बात आती है कि आखिर वह वंश क्या था तथा उसकी स्थापना कैसे हुई। जैसे कि इतिहास में बताया गया है कि पल्लव का अर्थ लता होता है, जो कि तमिल भाषा के टोंडाई शब्द का रूपांतरण है। यह एक स्थानीय कबीलाई थे तथा इन्हें लता देश का निवासी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में पल्लव वंश का उदय उस समय हुआ जब सातवाहन वंश अपने पतन की ओर था। अब सातवाहन वंश के बारे में भी हम अपनी वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को सातवाहन वंश के बारे में विस्तार से जानकारी लेनी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखिए। सिंह विष्णु ये पल्लव वंश के संस्थापक और पहले राजा माने जाते हैं। इनका शासनकाल 575 से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है तथा माना जाता है कि जब सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी तो उस समय पल्लव वंश का एक नया अध्याय तमिल में शुरू हुआ था तथा सिंह विष्णु बहुत ही योग्य और शक्तिशाली शासक थे और सिंह विष्णु को पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके काल में महाबलीपुरम नामक स्थान पर वराह मंदिर का निर्माण हुआ था तथा सिंह विष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा पल्लव वंश के दूसरे राजा हैं महेंद्र वर्मन, जिनके शासनकाल का समय 600 से 630 माना जाता है और इनके राज्य में साहित्य का संरक्षक माना गया और उसके काल में दक्षिण भारत में बौद्ध व जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार हो रहा था। इसलिए महेंद्र वर्मन के द्वारा वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया।
माना जाता था कि महेंद्र वर्मन के काल में साहित्य और कला का विकास होने के साथ साथ इनके काल में चोल और पांड्य के संघर्ष इतने बढ़ गए थे कि वह संघर्ष 150 साल तक चले थे और महेंद्र वर्मन को बहुत ही सर्वगुण संपन्न राजा माना जाता था। महेंद्र वर्मन के द्वारा मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक की रचना की गई थी, जो एक हास्य ग्रंथ था। फिर है नरसिंह वर्मन प्रथम, जिनके शासन का समय 630 से 668 माना जाता है। इसे पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है और ये महेंद्र वर्मन के पुत्र थे तथा उसने बादामी के चालुक्य शासकों को पराजित किया था और इन्होंने चालुक्य राज्य की राजधानी बादामी को भी जीता था। अतः इसके द्वारा वातापी कोंड की उपाधि ली गई थी और नरसिंह वर्मन के द्वारा महामल्ल की भी उपाधि धारण की गई थी। उसके काल में महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण हुआ। ये रथ मंदिर सप्त पैगोड़ा के नाम से महेंद्र वर्मन द्वितीय, जिनके शासन का समय 668 से 670 ईस्वी तक माना जाता है तथा नरसिंह वर्मन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय राजा बना। इसने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को पराजित किया था और माना जाता है इन्होंने चालुक्य नरेश जो विक्रमादित्य की सेना थी उसको बहुत ही बुरी तरह से पराजित किया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम, जिनके शासन का समय 670 से 680 ईस्वी अर्थात लगभग 10 वर्ष तक माना जाता है। महेंद्र वर्मन द्वितीय के पश्चात परमेश्वर वर्मन शासक हुआ। उसके शासनकाल में पल्लवों और चालुक्य में भयंकर संघर्ष पूरा छिड़ गया। विद्वानों के अनुसार पहले चालुक्यों को और बाद में पल्लवों को एक दूसरे के विरुद्ध सफलता भी मिली थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिनके शासन का समय 680 ईस्वी से 720 ईस्वी तक माना जाता है। परमेश्वर वर्मन प्रथम के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मन द्वितीय 7वीं शताब्दी के अंत में राजा हुआ। उसने राजा सिंह और आगम प्रिय, विद्या प्रेमी जिसे कहा जाता है, जैसी वीरता और विद्या अनुराग सूचक उपाधियां ग्रहण की थी। उसके राज्यकाल में शांति रही। इसने एक दूत मंडल चीन भेजा और चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपत्तनम में विहार भी बनवाया था, जिसे चीनी पैगोड़ा कहा जाता है। इसने कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण कराया। डंडिन ने इसकी राजसभा को भी सुशोभित किया था। उसके बाद है परमेश्वर वर्मन द्वितीय, जिनके शासन का समय 720 से 731 ईस्वी तक। नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में चालुक्य युवराज विक्रमादित्य ने गंग कुमार एरेयप की मदद से कांची पर आक्रमण कर दिया था। परमेश्वर वर्मन द्वितीय इस वंश परंपरा का अंतिम शासक था। इसके बारे में कहा जाता है कि उसने बृहस्पति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का अनुसरण कर संसार की रक्षा की। यह तिरुमंगलाई का समकालीन भी था। फिर है नंदी वर्मन द्वितीय, जिनके शासन का समय 731 से 795 ईस्वी तक माना जाता है तथा यहाँ पर हमने जो परमेश्वर वर्मन द्वितीय के बारे में पढ़ा था, इनके कोई भी उत्तराधिकारी नहीं थे। इसके बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा था तथा जन सहयोग
और सेनापति उदयचंद के सहयोग से नंदीवर्मन द्वितीय शासक बना। इसके समय में चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, पांड्य और चोल राजवंशों से बराबर युद्ध होता रहा। विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य ने इसके शासनकाल में कांची पर आक्रमण किया, पर नंदीवर्मन ने उसे हरा दिया। पर कालांतर में नंदीवर्मन राष्ट्रकूट दंती दुर्ग से पराजित हो गए थे। संभवतः 757 ईस्वी में राष्ट्रकूटों ने पल्लवों का आधिपत्य समाप्त कर दिया। यह सिंह विष्णु की परंपरा का न होकर भीम वर्मा की परंपरा का था, जो कि सामंत हुआ करते थे। यह वैष्णव मत का अनुयायी था। इसने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया। अब है पल्लव कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। आप सभी ने एक बात यहाँ ध्यान से देखी कि जितने भी राजा हुए उनके समय में स्थापत्य कला तथा ललित कला का भी विकास हुआ है और उन्होंने किसी न किसी मंदिर का निर्माण अपने शासनकाल में कराया है। पल्लव कालीन गुप्त साम्राज्यों के समान थी, जिसमें सबसे पहले है राज्य का प्रमुख राजा, अर्थात गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में भी हमने पढ़ा था कि जो राज्य का प्रमुख होता है वो राजा होती है और सारी शक्तियां उसी के हाथ में होती हैं। उसी तरह पल्लव काल में भी राज्य का जो प्रमुख था वह राजा था। सम्राट राज्य का प्रमुख था और सभी शक्तियां उसके हाथ में केंद्रित थी। उन्होंने परमेश्वर, परम भट्टारक आदि उपाधियां धारण की थी तथा प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को राष्ट्र, कोटमा और गांवों में विभाजित किया गया था। पल्लवों ने अपने साम्राज्य को एक कुशल और अच्छा प्रशासन प्रदान करने में सफलता हासिल की थी। पल्लवकालीन धार्मिक व्यवस्था। पल्लव हिंदू धर्म के भक्त थे। उन्होंने यज्ञ किए और विष्णु, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी आदि जैसी विभिन्न हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण कराया। पल्लवों ने हिंदू धर्म और संस्कृत साहित्य को प्रोत्साहित किया और इस प्रकार दक्षिण में आर्यीकरण की प्रक्रिया में मदद मिली। पल्लवकालीन साहित्यिक विकास, जिसमें सबसे पहले आता है सम्राट महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रशस्ति लिखी थी और पल्लव काल में संस्कृत तथा तमिल साहित्य का विकास भी हुआ था। पल्लवकालीन स्थापत्य कला। पल्लवकालीन स्थापत्य कला को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले है महेंद्र शैली और ये महेंद्र वर्मन की देन है। फिर है मामल्य शैली जो कि नरसिंह वर्मन की देन है। राजसिंह शैली तथा आपरा के दूसरे वंश चालुक्य वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चालुक्य वंश भी एक बहुत ही शक्तिशाली वंश था और इसे 3 भागों में बांटा गया था। वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य तथा कल्याणी के चालुक्य। सबसे पहले हम वातापी के चालुक्यों के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि जितने भी आप लोग इसमें शासक पढ़ रहे हैं और उनकी जितनी भी उपाधियां पढ़ रहे हैं उसे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि परीक्षा में अक्सर यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चालुक्यों के शाही राजवंश की नींव बादामी या वातापी, जो कि जिला बीजापुर के पास है, के चालुक्यों द्वारा रखी गई थी। बादामी के चालुक्यों ने दक्षिणापथ जो कि माउंट विंध्य और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र पर शासन किया था, जिसमें पश्चिम में महाराष्ट्र और पूर्व में तेलुगु भाषी लोग रहते थे।
8वीं शताब्दी के मध्य से आते हैं। उन्होंने लगभग अगले 200 वर्षों तक शासन किया था। वातापी के चालुक्य के सबसे पहले शासक हैं पुलकेशिन प्रथम, जिनका की शासनकाल 543 से 566 ईस्वी तक माना जाता है। इसने सत्याश्रय, रणाविक्रम, पृथ्वी वल्लभ जैसी कई उपाधियां धारण की थी और इसके द्वारा अश्वमेध तथा वाजपेयी यज्ञ भी करवाए गए थे। इनके 2 पुत्र थे, कीर्तिवर्मन प्रथम तथा मंगलेश, तथा ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम के होने पर शासन की जो बागडोर है वह उनके हाथ में दे दी जाती है तथा चालुक्य वंश के दूसरे शासक कीर्तिवर्मन प्रथम बनते हैं, जिनके शासन का समय 566 से 597 ईस्वी तक माना जाता है। इसने पुरु, रण पराक्रम व सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी। शासन हाथ में आते ही उसने आसपास के राज्यों को जीतकर अपनी अधीनता स्वीकार करवाना शुरू कर दिया था, जिसमें है बनावसी के कदम्ब, कोंकण के मौर्य, बेल्लारी कर्नूल क्षेत्र के नलवंशी आदि शासक। महाकूट स्तंभ लेख में इसके द्वारा किए गए बहुसुवर्ण अग्निष्टोम यज्ञ का उल्लेख मिलता है तथा बादामी में इसने गुहा मंदिरों का भी निर्माण। कीर्तिवर्मन के शासन के बाद उनके 3 पुत्र अल्पवयस्क थे, इसलिए कीर्तिवर्मन के भाई मंगलेश के हाथ में शासन की बागडोर आ गई और इनके शासन का समय 597 से 610 ईस्वी तक माना जाता है। अपने भाई की ही भांति शासक बनते ही इसने कलचुरी शासक बुद्धराज एवं कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। इसके साथ ही कदम्बों का पूर्णतया उन्मूलन कर अपने राज्य को समाहित किया। मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था और इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। बादामी के गुहा मंदिरों का निर्माण पूरा करवाया था। पुलकेशिन द्वितीय, जिनके शासन का समय 610 से 642 ईस्वी तक माना जाता है और यह मंगलेश के पुत्र थे और इन्होंने सत्याश्रय, श्री वल्लभ महाराज, दक्षिणापथेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके राजकवि रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल शिलालेख में इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जिस समय पुलकेशिन द्वितीय शासक बना उस समय विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में चालुक्य वंश का विशाल राज्य स्थापित हो चुका था। शासन की सुगमता हेतु उसने राज्य को 2 भागों में विभक्त कर दिया था, अर्थात एक भाग तो वो था जिसपे पुलकेशिन द्वितीय स्वयं शासन कर रहा था और दूसरा भाग वो था जो इसने अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंप दिया था और उसकी राजधानी वेंगी को बनाया था तथा विष्णुवर्धन ने वेंगी के चालुक्य राज्य की स्थापना की थी, जो हम आगे के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसने पल्लव वंश की राजधानी कांची पर आक्रमण किया तथा पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को हराकर उसके राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था। कुछ समय के उपरांत पुलकेशिन द्वितीय ने पुनः पल्लवों की राजधानी कांची पर आक्रमण किया। इस समय पल्लव वंश का शासक महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन था, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरह पराजित किया था। चीनी यात्री हेन सांग ने 641 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था। अब है
विक्रमादित्य प्रथम, जिनके शासन का समय 655 से 680 ईस्वी तक माना जाता है और यह पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र थे तथा इन्होंने अपने छोटे भाई जयसिंह को लाट का गवर्नर बना दिया, जो आगे चलकर दक्षिण के चालुक्य कहलाए। विनयादित्य, जिनके शासन का समय 680 से 696 ईस्वी तक माना जाता है और यह विक्रमादित्य प्रथम के पुत्र थे। विनयादित्य ने पल्लवों से संघर्ष को जारी रखा था तथा अभिलेखों से पता चलता है कि इसने पांड्य एवं चोलों से भी युद्ध, जिनके शासन का समय 696 से 733 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने पल्लवों की राजधानी कांची पर पुनः आक्रमण कर दिया था तथा शिव मंदिर का निर्माण भी कराया था। विक्रमादित्य द्वितीय, जिनके शासन का समय 733 से 746 ईस्वी तक माना जाता है, इन्होंने पल्लव शासक नंदीवर्मन को पराजित किया था और कांची कोड की उपाधि भी धारण की थी। फिर है कीर्तिवर्मन द्वितीय, जिनके शासन का समय 746 से 757 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने विशाल चालुक्य साम्राज्य का शासन स्थापित किया था तथा नए राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी। अब है चालुक्य वंश के दूसरे शासकों के बारे में, जो कि है वेंगी, आंध्र के पूर्वी चालुक्यों का इतिहास। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पुलकेशिन द्वितीय ने अपने साम्राज्य को शासन की सुगमता के लिए 2 भागों में बांट दिया था। एक पर वह खुद शासन कर रहा था और दूसरा भाग उसने अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया था तथा विष्णुवर्धन ने वेंगी को अपनी राजधानी बनाया और उसे ही वेंगी कहलाए। विष्णुवर्धन अपने भाई के प्रति बहुत ही दिन तक जो थे वो सहिष्णु थे तथा विष्णुवर्धन एक शक्तिशाली और योग्य शासक भी माने जाते हैं। विष्णुवर्धन, जिन्हें कि वेंगी के चालुक्यों के संस्थापक माना जाता है और इन्होंने 615 से 633 ईस्वी तक शासन किया था, जिस समय पुलकेशिन पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ विष्णुवर्धन ने वेंगी में अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी थी। इसकी सूचना देने के लिए उसने 2 ताम्रपत्र जारी किए तथा विषम सिद्धि की उपाधि भी धारण की थी। दक्षिण में विष्णुवर्धन ने संपूर्ण वेंगी राज्य को पर अधिकार कर लिया और उसका राज्य विशाखापत्तनम से उत्तरी नेल्लोर तक फैला था। उसने वेंगी को अपनी राजधानी बनाया। विष्णुवर्धन की रानी अय्याना महादेवी ने विजयवाड़ा में एक जैन मंदिर का निर्माण कराया था तथा तेलुगु प्रदेश में यह जैन धर्म का पहला उल्लेख है। विष्णुवर्धन स्वयं भागवत धर्म का अनुयायी था। जयसिंह प्रथम, जिनके शासन का समय 633 से 663 ईस्वी तक माना जाता है और ये विष्णुवर्धन के पुत्र थे। अपने पिता के शासन के बाद इन्होंने शासन किया तथा जयसिंह प्रथम ने पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वी जयसिंह तथा सर्वसिद्धि जैसी उपाधियां धारण की थी। जयसिंह का उत्तराधिकारी उसका भाई इंद्रवर्मन हुआ। चालुक्य लेखों के अनुसार उसने केवल 1 सप्ताह तक शासन किया था। फिर है विष्णुवर्धन द्वितीय, जिनके शासन का समय 663 से 672 ईस्वी तक माना जाता है और यह जयसिंह के पुत्र थे तथा विष्णुवर्धन द्वितीय ने विषम सिद्धि, मकरध्वज तथा प्रलयादित्य जैसी उपाधि युवराज, जिनके शासन का समय 672 से 697 ईस्वी तक माना जाता है। इसे विषय सिद्धि और सर्वलोकाश्रय भी कहा जाता है।
जयसिंह द्वितीय जो कि मंगी युवराज के पुत्र थे और इन्होंने 697 से 710 ईस्वी तक शासन किया था। इसके समय में छोटे भाई विजयादित्य वर्मन ने, जो एलम चिल्ली का वायसराय था, अपने को स्वतंत्र कर लिया। वह महाराजा की उपाधि धारण की। उसके बाद एलम चिल्ली पर उसके पुत्र कोकिली वर्मन का अधिकार हो गया था। अब है कोकुली विक्रमादित्य जो कि जयसिंह द्वितीय के भाई थे। इन्होंने केवल 6 माह तक राज्य किया था और एलम चिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया था। विष्णुवर्धन तृतीय जो कि कोकुली विक्रमादित्य के सौतेले और ज्येष्ठ भाई थे और इनके शासन का समय 710 से 746 ईस्वी तक माना जाता है। इनके समय में पृथ्वीयाघ्र नामक एक निषाद शासक ने उसके राज्य के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया था। विजयादित्य प्रथम जो कि विष्णुवर्धन तृतीय के पुत्र थे और इन्होंने 746 से 764 ईस्वी तक शासन किया था। उसने त्रिभुवनकुश और विजयादित्य जैसी उपाधि धारण की और इसके समय में बादामी के चालुक्य वंश का राष्ट्रकूटों ने उन्मूलन कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रकूटों का वेंगी के पूर्वी चालुक्यों के साथ संघर्ष। विष्णुवर्धन चतुर्थ जिनके की शासन का समय 764 से 799 ईस्वी तक माना जाता है। इस समय राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण प्रथम का शासन था। उसने अपने पुत्र गोविंद द्वितीय को वेंगी के चालुक्य राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। फिर है विजयादित्य तृतीय जो कि विष्णुवर्धन चतुर्थ के पुत्र थे और इनके शासन का समय 848 से 892 ईस्वी तक माना जाता है। वेंगी के चालुक्य शासक विजयादित्य द्वितीय के बाद उसका पुत्र विष्णुवर्धन पंचम शासक बना। विजयादित्य तृतीय एक दिग्विजयी शासक था जिसने दक्षिण व उत्तर में अनेक चालुक्यों को पराजित किया। उसका पहला संघर्ष नेल्लोर नगर तथा उसके आसपास रहने वालों बोयो से हुआ था। बोयो एक बहुत ही लड़ाकू टाइप की जाति मानी जाती थी। विजयादित्य ने उत्तर की ओर सैन्य अभियान किया। इसमें उसने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय तथा उसके सहयोगी डाहल के कलचुरी शासन शंकरगढ़ की मिलीजुली सेनाओं को भी पराजित कर दिया था। इसने अपना साम्राज्य विस्तार उत्तर में महेंद्रगिरी से लेकर दक्षिण में पुलकित झील तक किया था। भीम प्रथम जो कि इनके भतीजे माने जाते हैं और इन्होंने 892 से 922 ईस्वी तक शासन किया था तथा इनके शासन में इन्हें बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा था तथा पारिवारिक संघर्षों का भी बहुत सामना करना पड़ा था और यह सिर्फ राष्ट्रकूट सेना को पराजित किया। उसका कलिंग के गंगवन के साथ भी संघर्ष हुआ था। अम्म प्रथम जो कि विजयादित्य चतुर्थ के पुत्र थे। अम्म प्रथम ने राजमहेंद्र तथा सर्वलोकाश्रय की उपाधियां धारण की थी। इस समय वेंगी के चालुक्य राज्य की स्थिति अत्यंत नाजुक थी, परंतु अम्म ने अपने सभी विरोधियों को नियंत्रित कर अपनी स्थिति मजबूत रखी। उसने कुल 7 वर्षों तक शासन किया था। अल्पकालीन शासक इसलिए इनको माना जाता है क्योंकि कुछ शासक ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत ही कम समय के लिए शासन किया था, जिसमें सबसे पहले है विजयादित्य पंचम। इन्होंने केवल 15 दिन तक शासन किया था। फिर है युद्धमल्ल द्वितीय के पुत्र ताल, विक्रमादित्य द्वितीय जिन्होंने 1 वर्ष तक शासन किया था और इन्होंने त्रिकलिंग की विजय की थी।
फिर है भीम, जिन्होंने 12 वर्ष तक शासन किया था। इन्होंने विष्णुवर्धन, लोकाश्रय, राजमार्तंड, त्रिभुवनांकुश की उपाधि धारण की थी तथा विजयवाड़ा मल्लेश्वर स्वामी के मंदिर की है राजमहेंद्र तथा विजयादित्य कहते हैं। दानार्णव, इन्होंने 3 वर्षों तक शासन किया था और अम्य द्वितीय के साले चोंड भीम द्वारा हत्या कर दी गई थी। फिर है शक्ति वर्मा प्रथम, ये दानार्णव के पुत्र थे और इसने वेंगी में 12 वर्षों तक शासन किया था। इसे चालुक्य नारायण, चालुक्य चंद्र तथा विष्णुवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। राज नरेंद्र 1018 ईस्वी में विमलादित्य की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राज नरेंद्र वेंगी का शासक बना। उसने अपने अनुज विजयादित्य के संघर्ष का सामना किया था। विजयादित्य सप्तम राज नरेंद्र का छोटा भाई, ये राज नरेंद्र के छोटे भाई थे तथा वेंगी के चालुक्य के अंतिम शासक। तीसरे भाग जो कि हैं कल्याणी के चालुक्य और इन्हें पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है के बारे में पढ़ेंगे। कल्याणी के चालुक्य का चिन्ह वराह था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय द्वारा की गई थी। इससे पहले भी कीर्तिवर्मा तृतीय, तैलप प्रथम, विक्रमादित्य तृतीय, भीमराज अय्यण प्रथम तथा विक्रमादित्य चतुर्थ के नामों का उल्लेख मिलता है, परंतु ये सभी स्वतंत्र शासक नहीं थे बल्कि राष्ट्रकूटों के सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे। इन सभी शासकों का शासन बीजापुर तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्र में था। तैलप द्वितीय, जिनके शासन का समय 973 से 997 ईस्वी तक माना जाता है और यह कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक माने जाते हैं। नीलगुंड अभिलेख के अनुसार अय्यण प्रथम ने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय की पुत्री से विवाह कर अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया। इसी की तरह इनके पुत्र विक्रमादित्य चतुर्थ ने भी कलचुरी राजवंश के राजा लक्ष्मण सेन की पुत्री बोंथा देवी से विवाह किया था और इन्हीं बोंथा देवी के पुत्र तैलप द्वितीय थे। तैलप द्वितीय के समकालीन राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय के उत्तराधिकारी खोटिग एवं कर्क द्वितीय दोनों ही निर्बल व अयोग्य शासक थे। तैलप द्वितीय ने अपनी धारण की थी और मेरुतुंग नामक कवि इनके दरबार में थे। युंग राज्य के साथ हुए 6 संघर्षों ने तैलप द्वितीय को हार का सामना करना पड़ा था। इस जानकारी का विवरण हमें मेरुतुंग रचित प्रबंध चिंतामणि में देखने को मिलता है। सत्याश्रय, जो कि तैलप द्वितीय के पुत्र थे और इनके शासन का समय 997 से 1006 ईस्वी तक माना जाता है तथा सत्याश्रय ने कोंकण के सीलहर वंशी शासक को अपराजित किया और गुज्जर नरेश चामुंड राज्य को भी पराजित किया था। विक्रमादित्य पंचम, सत्याश्रय के बाद उनके कोई भी उत्तराधिकारी नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई दशवर्मा के पुत्र विक्रमादित्य पंचम को राजा बना दिया था, जिनके शासन का समय 1006 से 1015 ईस्वी तक माना जाता है तथा कैथोम लेख में इसे यशस्वी तथा दानशील शासक के रूप में संबोधित किया गया था। जयसिंह द्वितीय, जिनके शासन का समय 1015 से 1043 माना जाता है और यह विक्रमादित्य पंचम के भाई थे। वर्ष 1020 में पवार शासक राजा भोज ने इस पर आक्रमण कर चालुक्य वंश के राज्य क्षेत्र में से लाट और कोंकण पर अधिकार कर लिया, जिसे बाद में जयसिंह ने पुनः प्राप्त किया था।
1019 में वेंगी के शासक विमलादित्य की मृत्यु के बाद उसके 2 पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए विवाद हुआ। विमलादित्य और चोल राजकुमारी कुंद व देवी का पुत्र राजराज और उसका सौतेला भाई विष्णुवर्धन विजयादित्य सप्तम दोनों ही राजगद्दी पर 1043 से 1068 ईस्वी तक शासन किया था तथा सोमेश्वर ने अपनी राजधानी मान्यखेत से स्थानांतरित कर कल्याणी को बनाया था। नांदेड़ लेख के अनुसार इसने मगध, कलिंग और अंक के शासकों को हराकर अपने अधीन कर लिया था। अपने जीवन काल में इन्होंने केवल चोलों पर विजय हासिल नहीं की थी। सोमेश्वर द्वितीय, जो कि सोमेश्वर प्रथम के पुत्र थे, इन्होंने 1068 से 1076 ईस्वी तक शासन किया था। इनके राज्य पर चोल शासक वीर राजेंद्र ने आक्रमण किया और एक संधि के उपरांत सोमेश्वर द्वितीय के भाई विक्रमादित्य षष्ठ का विवाह अपनी पुत्री से संपन्न करा दिया था। वर्ष 1076 ईस्वी में सोमेश्वर द्वितीय ने कुलोबंग नाम के राजा से संधि कर विक्रमादित्य पर आक्रमण कर युद्ध छेड़ दिया था। विक्रमादित्य षष्ठ, जो कि सोमेश्वर द्वितीय के भाई थे, इन्होंने 1076 से 1126 ईस्वी तक शासन किया था। विक्रमादित्य षष्ठ कल्याणी के चालुक्यों में सबसे महान थे और इसने 1076 ईस्वी में चालुक्य और चोल राज्य के संबंध वैवाहिक संबंध होने के कारण इनके राज्यकाल में चालुक्य चोल संघर्ष शांत हो गया था और शासनकाल सामान्यतः शांतिपूर्ण रहा। इसने कला और साहित्य के उत्थान पर भी जोर दिया। विक्रमपुर नामक एक नगर की स्थापना की और वहां पर भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर और विशाल झील का निर्माण भी कराया था। मिताक्षरा और विक्रमांक देवचरित के लेखक विज्ञानेश्वर इसी के दरबार में आए थे। सोमेश्वर तृतीय, जो कि इनके पुत्र थे और इन्होंने 1126 से 1138 ईस्वी तक शासन किया था। इसने भूलोक मल्ल तथा त्रिभुवन मल्ल की उपाधि धारण की थी। इनसे चोलों का पुनः संघर्ष इनके राज्य में आरंभ हो गया था और इन्होंने गोदावरी नदी के तट पर एक युद्ध में पराजित भी किया था। जगेदक मल्ल द्वितीय, जिनके शासन का समय 1138 से 1155 ईस्वी तक माना जाता है और यह सोमेश्वर तृतीय के पुत्र थे, यह एक अयोग्य शासक थे तथा इन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित राज्य को आगे बढ़ाने में असफल भी रहे थे। तैलप तृतीय, जो कि जगेदक मल्ल द्वितीय के भाई थे, इन्होंने 1155 से 1163 ईस्वी तक शासन किया था तथा होयसल कलचुरी यादवों ने अपने राज्य को इनके काल में स्वतंत्र, जो कि जगेदक मल्ल द्वितीय के भाई थे, इन्होंने 1163 से 1183 ईस्वी तक शासन किया था और इनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। फिर है सोमेश्वर चतुर्थ, जिनके शासन का समय 1184 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। 1184 में तैलप तृतीय के पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ ने वापस अपने पिता की गद्दी संभाली। यही कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। इसने चालुक्यों की खोई प्रतिष्ठा वापस लाने का प्रयास किया एवं होयसल तथा कलचुरियों से युद्ध प्रारंभ किया कर दिया था। इसी विजय के बाद इसने कल चूर्यकुल निर्मूलता की उपाधि भी धारण की थी। इस प्रकार राजवंश ने काफी लंबे समय तक दक्षिण भारत के एक व्यापक क्षेत्र पर शासन किया था और इसने सैन्य कमांडरों और अच्छे प्रशासकों दोनों के रूप में कई सक्षम शासकों का उत्पादन भी किया था। चालुक्यों ने दक्षिण भारतीय संस्कृति की प्रगति में भी मदद की और चालुक्यों का राज्य आर्थिक रूप से संपन्न था। चालुक्य
हिंदू धर्म के अनुयायी थे। शिव व विष्णु के सम्मान में इन्होंने कई धर्म सहिष्णु माने जाते थे। प्रसिद्ध जैन विद्वान रवि कीर्ति को पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में सर्वोच्च सम्मान दिया गया था तथा विजयादित्य और विक्रमादित्य ने भी कई गांव दान में दिए थे। ललित कलाओं में मुख्य रूप से यह चित्रकला तथा वास्तुकला थी जो चालुक्यों के संरक्षण में थी। वास्तुकला के क्षेत्र में चालुक्यों के शासन के दौरान बनाए गए मंदिरों ने कला की प्रगति में मदद की थी। इस प्रकार चालुक्यों ने न केवल दक्कन की राजनीति में योगदान दिया बल्कि दक्षिण भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति में भी योगदान दिया था। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमने दक्षिण भारत पर शासन करने वाले 2 राजवंशों को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि इन दोनों राजवंशों के बारे में मैंने अपनी वीडियो में कुछ नहीं बताया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि मैं आपको ये राजवंश शॉर्ट में भी पढ़ा सकती थी, लेकिन मेरा मानना है कि हमें जब अगर कोई चीज पढ़नी चाहिए तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी और उसे विस्तृत तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कौन सा प्रश्न कब और कहां से पूछ लिया जाए ये हमें नहीं पता होता है। धन्यवाद।